नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। हिमंता, जो कल तक खुद को असम की राजनीति का सबसे बड़ा खिलाड़ी समझ रहे थे, चुनावी रैलियों में उनका अंदाज ऐसा था जैसे जीत पहले से ही उनकी जेब में रखी हो। कभी मियां वोट पर बयान देते, तो कभी मदरसों को लेकर बयान देते, तो कभी विपक्षी नेताओं को खुली धमकी देते। और सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा उनका वो बयान जिसमें उन्होंने कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा को लेकर कहा था कि खेड़ा का पेड़ा बना देंगे। उस वक्त मंच पर हेमंता का आत्मविश्वास सातवें आसमान पर था। तालियां बज रही थी, समर्थक भी नारे लगा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि असम में बीजेपी का मतलब ही हेमंत बिस्व शर्मा है। चुनाव भी ऐसे जीता कि विपक्ष भी चारों खाने चित्त हो गया। बीजेपी गठबंधन ने 82 सीटें जीत ली, लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट जीत के बाद शुरू हुआ है। असम चुनावों के अंदर जब बीजेपी जीत गई और कल जब हेमंत बिस्व शर्मा राज्यपाल के ऑफिस से अपना इस्तीफा देकर लौटे और जब वो मीडिया से बात कर रहे थे, तो उनके चेहरे की रंगत उड़ी हुई नजर आई। जब कैमरे उनके चेहरे पर थे, तो वहां ना वो पुरानी मुस्कान दिखी, ना वही तड़क भड़क वाला आत्मविश्वास। ऐसा लगा जैसे दिल्ली से कोई संदेश आया हुआ है। सोशल मीडिया पर भी कई बातें होने लगी, जिसने बात हो रही थी कि क्या असम के सबसे ताकतवर नेता के लिए दिल्ली से कोई ऐसा मैसेज आ गया है जिसने हेमंत बिस्व शर्मा की नींदें उड़ा दी है। क्योंकि जिस तरीके से कल हेमंत बिस्व शर्मा का चेहरा फीका फीका नजर आ रहा था, वो अपने आप में देखने वाला था। भारत की राजनीति में देखिए, कहा जाता है कि कुर्सी सिर्फ जनता तय नहीं करती है, दिल्ली का दरबार भी तय करता है। और हेमंता शायद ये बात भूल बैठे थे। चुनाव में भारी जीत के बावजूद जब दिल्ली से बड़े नेताओं को असम भेजा जा रहा है, तो सियासी गलियारों में यही चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर में फैसला क्या गुवाहाटी में नहीं होगा, क्या बल्कि दिल्ली की जो सत्ता है, क्या वहां से तय किया जाएगा। सवाल उठने लगे हैं कि क्या हेमंता का कद पार्टी में जरूरत से ज्यादा बड़ा हो रहा था। और सबसे बड़ी बात, खुद हेमंत बिस्व शर्मा ने यह भी कहा कि आला कमान जो फैसला लेंगे वो उस पर देखा जाएगा, उस पर वो वही मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि क्या दिल्ली को ये डर है कि कहीं ये नेता आगे चलकर राष्ट्रीय राजनीति में अलग ताकत ना बन जाए। क्योंकि भारतीय राजनीति का इतिहास कहता है कि जब किसी क्षेत्रीय नेता का कद बहुत बड़ा होने लगता है, तो उसे सम्मान के साथ दिल्ली बुला लिया जाता है। नाम प्रमोशन का होता है, लेकिन असल खेल ताकत को सीमित करने का होता है। अब सोशल मीडिया पर लोग तंज कस रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जो हेमंता दूसरों को पेड़ा बनाने निकले थे, आज उनकी अपनी कुर्सी का ही हलवा बन गया है। चुनाव के दौरान हेमंता जिस आक्रामक अंदाज में विपक्ष पर टूट पड़ते थे, कभी पत्रकारों से भी भिड़ते हुए नजर आते थे, वही अंदाज अब उनके खिलाफ मीम बनकर लौट रहे हैं। राजनीति देखिए बहुत बेरहम खेल है। यहाँ पर आज जो राजा है, कल वही दरबार में हाजिरी लगाता दिख सकता है। हेमंता ने असम में बीजेपी को मजबूत किया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन शायद वो ये समझने में चूक गए कि पार्टी में जीत से ज्यादा जरूरी है लाइन में रहना। देखिए, कहा तो ये भी जाता है कि दिल्ली के अंदर नेताओं को ऐसे नेता भी नापसंद हो जाते हैं जो उनके कद से बढ़कर अपना कद समझने लगे या उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करें। और कहीं ना कहीं ये वजह है कि अब ये भी चर्चा हो रही है कि हेमंता को केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी देकर असम की राजनीति से धीरे धीरे दूर किया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं होगी, बल्कि भारतीय राजनीति का वही पुराना अध्याय दोहराया जाएगा, जहां क्षेत्रीय चेहरा जनता के दम पर उभरता है, लेकिन उसकी असली परीक्षा जनता नहीं बल्कि दिल्ली की सत्ता तय करती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये सिर्फ हेमंता की बात नहीं है, ये एक बड़ी प्लानिंग है। जो भी नेता बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है, उसे धीरे धीरे साइडलाइन किया जा रहा है। आज हेमंता का नंबर है और कहा जा रहा है कि 2027 में किसी और बड़े दावेदार का नंबर भी आएगा। दिल्ली अपने आसपास कोई भी ऐसा बरगद नहीं चाहती जिसकी छाया दिल्ली तक पहुंचने लगे। देखिए, भारत की राजनीति में बीजेपी का एक खास पैटर्न रहा है कि जब भी उन्हें लगता है कि कोई मुख्यमंत्री बहुत लंबे समय से पद पर है या पार्टी को राज्य में नए चेहरे की जरूरत है, तो वो अचानक फैसले लेकर सबको चौंका देती है। यहाँ मैं आपको कुछ वो राज्य भी बताती हूँ जहां अचानक से बीजेपी के फैसले को लेकर लोग चौंक गए कि आखिर में क्या हुआ। इस मुख्यमंत्री ने तो जो है खूब काम किया और उसके बाद जनता के
के बीच जाकर उसने बीजेपी को चुनाव भी जितवाया, लेकिन अचानक से उनको उनके पद से हटा दिया गया। जैसे कि गुजरात के अंदर देखिए, गुजरात में चुनाव से ठीक 1 साल पहले पूरी की पूरी कैबिनेट बदल दी गई। विजय रूपाणी जो करीबन 5 साल से सीएम थे, उनसे इस्तीफा ले लिया गया और उनकी जगह पर भूपेंद्र पटेल को लाया गया। यह फैसला इतना अचानक था कि खुद रूपाणी के मंत्रियों को भी इसकी खबर नहीं थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत लगभग 4 साल मुख्यमंत्री रहे। चुनाव से पहले पार्टी के अंदर उनके खिलाफ नाराजगी को देखते हुए दिल्ली दरबार ने उन्हें हटा दिया। उसके बाद तीरथ सिंह रावत आए और फिर पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड की कमान सौंप दी गई। लेकिन सबसे अगर ताजा उदाहरण आप देखें, ये तो मैंने आपको पुराने बताया, लेकिन अभी हाल फिलहाल का अगर आप एग्जाम्पल देखें, वो था मध्य प्रदेश के अंदर। शिवराज सिंह चौहान लगभग 18 साल तक एमपी के सीएम रहे। 2023 के चुनाव में बीजेपी ने उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा और मामा को लेकर जिस तरीके का क्रेज मध्य प्रदेश के अंदर था, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं था और कहीं ना कहीं एक प्रचंड जीत जो थी वो मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिली। लेकिन नतीजे आने के बाद सबको चौंकाते हुए मोहन यादव को नया मुख्यमंत्री बना दिया गया। शिवराज सिंह चौहान को एमपी से हटाकर दिल्ली के अंदर जो है एक कुर्सी दे दी गई। वसुंधरा राजे को देखिए, राजस्थान में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा रही थी और 2 बार मुख्यमंत्री भी रही थी। 2023 में जीत के बाद उम्मीद थी कि बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगी, लेकिन फिर क्या हुआ कि वो सीएम नहीं बनी। बीजेपी ने उन्हें साइडलाइन कर दिया और पहली बार के विधायक भजन लाल शर्मा को कुर्सी सौंप दी गई। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के अंदर देखिए, 9.5 साल से वो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। लोकसभा चुनावों से ठीक पहले मार्च 2024 में बीजेपी ने अचानक उनसे इस्तीफा ले लिया और नायाब सिंह सैनी को सीएम बना दिया। खट्टर को बाद में केंद्र में मंत्री बनाया गया। आप देखिए कि अगर ये सिलसिला हम देखने बैठेंगे तो एक बहुत लंबा सिलसिला है और ये बीजेपी का बहुत से राज्यों के अंदर पैटर्न देखने को मिला है और इसी वजह से कहीं ना कहीं असम चुनावों के बाद हेमंत बिस्व शर्मा की कुर्सी को लेकर भी तमाम तरह की बातें हो रही हैं। देखिए, जो भी होगा वो कुछ दिनों में साफ हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से असम की राजनीति में इस वक्त हलचल मची हुई है वो अपने आप में देखने वाली बात है। देखिए, जब चुनावी नतीजे आ रहे थे तमाम राज्यों के, तब शायद असम उतनी चर्चा में नहीं था जितना बंगाल और तमिलनाडु की राजनीति थी। बंगाल के अंदर सत्ता परिवर्तन की लहर नजर आ रही थी और जिस तरीके से टीवी के ने तमिलनाडु के अंदर अपना झंडा गाड़ा, उस पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। असम जो था, भले ही असम के अंदर बीजेपी की सरकार बन रही थी, लेकिन उतनी ज्यादा आप कह सकते हैं कि उतना उन चुनावी रिजल्ट्स को जानने में लोगों का क्रेज नहीं था जितना बंगाल और तमिलनाडु के अंदर था। लेकिन अब जैसे ही असम के अंदर मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बात होने लगी तो एक बार फिर आप कह सकते हैं कि सारा ध्यान असम की तरफ भी जा रहा है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि असम की 126 सीटों में से बीजेपी गठबंधन ने 82 सीटें जीतकर बहुत भारी बहुमत हासिल किया था और अपनी सत्ता बरकरार रखी है। इस हार के बाद कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई ने बीजेपी को जीत की बधाई तो दी और कहा कि ये जनादेश है तो इसे स्वीकार किया जाएगा, लेकिन साथ ही चुनावी प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी पर भी सवाल उठाए। गोगोई जो खुद जोरहाट सीट से अपना चुनाव हार गए, उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान ईवीएम की सटीकता और प्रशासनिक अधिकारियों के बर्ताव को लेकर कई शिकायतें मिली। कांग्रेस अब गुवाहाटी में अपने सभी उम्मीदवारों के साथ समीक्षा बैठक करेगी ताकि यह समझा जा सके कि जमीन पर उन्हें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि सीटों के मामले में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा, लेकिन गोगोई ने साफ किया कि वो हार मानकर घर नहीं बैठेंगे, विधानसभा के अंदर और बाहर एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। देखिए, जहां वहीं अभी बंगाल को लेकर भी तमाम तरह की हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं और जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी के पीए को मार दिया गया, वो भी अपने आप में बेहद खौफनाक खबर है। और अब बंगाल के अंदर कौन मुख्यमंत्री होगा, इसको लेकर भी तमाम तरह की बातें चल रही हैं। वहीं टीवीके की सरकार को लेकर भी अभी जो है वो हलचल पैदा हो रही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब चीजें चली रही। वहीं केरल की विधानसभा को लेकर कहा जा रहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन की शानदार जीत के बाद अब राज्य के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की प्रोसेस तेज हो गई है। यूडीएफ ने 140 में से 102 सीटें जीती, जिसमें अकेले कांग्रेस के पास 63 सीटें हैं। मुख्यमंत्री की रेस में 3 बड़े नाम शामिल हैं। विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन, वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथला और एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल। सतीशन को इस पद का सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने विपक्ष में रहकर गठबंधन को एकजुट रखा और मुस्लिम लीग जैसे सहयोगी दल भी उनके समर्थन में दिखे। वहीं रमेश चेन्निथला अपनी वरिष्ठता और अनुभव का हवाला दे रहे हैं, जबकि केसी वेणुगोपाल को आलाकमान और राहुल गांधी का करीबी माना जाता है। तो बहरहाल अब ये देखा जाएगा कि केरल के अंदर कौन मुख्यमंत्री का चेहरा बनता है। बहरहाल लेकिन जहां ये सब हो रहा है, अब असम के अंदर क्या होने वाला है, इस पर सबकी नजरें टिकी है।
तो आप लोग इस खबर पर क्या कुछ कहेंगे, नीचे देख कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।